हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी जो है वो डिस्कस करेंगे। पेडागोजी को हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो गई है उसमें हमने ये देखा था कि आप पैसेज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में भी। कभी हमारे पास ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचता है और हमारा पैसेज के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे होते हैं, तो उनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी हम अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और आज की वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी बहुत अच्छे से आ सकते हैं। और पेडागोजी में भी अगर 10 भी आपके मार्क्स आ जाते हैं तो 25 मार्क्स आपके बहुत ईजिली बन जाएंगे हिंदी में, ठीक है। और ऐसे ही बाकी और सब्जेक्ट्स में भी आप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और संख्या समता की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है, मतलब ट्रांसलेट करने में उनकी वो हेल्प करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? जाहिर सी बात इसमें व्याकरण अनुवाद विधि है, क्योंकि वो पहले उनको अपनी घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग कर रही है, बाद में उसको अनुवाद कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। तो ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें एक और पॉइंट है, जब अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से, तो आप अपने आप करेक्ट आंसर को ही टिक करेंगे। हमारा आंसर रॉन्ग तब होता है जब हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ आती है। क्वेश्चन की जब तक लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी कि वो आखिर पूछ क्या रहा है या कहना क्या चाह रहा है, तो तब तक हमारा आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट, खेल मैदान की भाषा, कक्षा कक्ष की भाषा, भाषा प्रयोगशाला, समाचार वाचन कक्ष की भाषा। तो इसमें क्या होगा? खेल मैदान की भाषा होती है क्यूमिन्स के अनुसार। जो हमारी सोशल लैंग्वेज होती है, सोशल लैंग्वेज को हम खेल मैदान की भाषा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्णिम जागरूकता। इस स्वर्णिम जागरूकता कौन सी होती है? ओन अवेयरनेस हम इसको कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हम इसको कह सकते हैं। इस बात की समझ है कि भाषा में स्वर्णिम होते हैं, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है। इसमें लर्निंग वाली तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा। भाषा की ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती और ना ही स्थिति के अनुसार ढाली जा सकती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं और जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर 2। भाषा की ध्वनि को पहचाना भी जा सकता है, उसको पृथक भी किया जा सकता है और उसको स्थिति के अनुसार ढाला भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनकी किस पहलू को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति मूलक जागरूकता, चित्र मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। अब इसमें आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आकृति तो क्या हो गई? एक इमेज से रिलेटेड हो गई, ठीक है। और चित्र हो गया, ये भी एक इमेज से है। व्याकरण भी, तो यहाँ पे इन तीनों की तो बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ध्वनि की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो इस ध्वन्यात्मक जागरूकता से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरीके से मदद करेगा? मतलब अगर वो कुछ पढ़ा रही है समीना अपने विद्यार्थियों को, तो उसको पढ़ाने में वो बहुत सारी चित्र, दृश्य, ये सब डेमोन्स्ट्रेट करके उसको एक्सप्लेन कर रही है टॉपिक को, तो उसमें किस तरीके से उसके विद्यार्थियों को मदद मिलेगी? जिस विचार बिंदु के बारे में वो सोच रहे हैं उसे समझने में, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरह से समझने में, अपने पठन सामग्री गृह कार्य की अच्छी तरीके से योजना बनाने में। तो इसमें क्या होगा? पठन सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, क्योंकि जो भी वो पढ़ रहे हैं जब वो उसकी इमेज बनाएंगे तो वो ये सारी इमेज जो उन्होंने देखी हैं वो सब उनके माइंड में रहेंगी, तो उसको वो और भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती हैं, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती हैं, डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती हैं, डिकोड करने
और पठन करने में मदद करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा 1। डिकोड करने में तो हेल्प करती है क्योंकि वो तो सब में ही है, और दूसरा जो है इसका अर्थ निर्माण में हेल्प करती हैं। अर्थ निर्माण मतलब उसका मीनिंग, उसके मीनिंग को बिल्ड करने में उसकी हेल्प करती है, उसका मीनिंग समझने में उसकी हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोज़ी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। फ्लैश कार्ड पता है आपको, इस तरीके की होती है, उस पर एक इमेज यहाँ पर बनी होती है और पीछे की तरफ उसका पॉइंट्स लिखे होते हैं उस इमेज से रिलेटेड। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोज़ी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन, श्रवण, वाचन या फिर साकार कल्पना करना। तो इसमें क्या कर रही है, वो श्रवण कर रही है क्योंकि वो सुन रहे हैं, सुनने के बाद इमेजिन कर रहे हैं और इमेजिन करने के बाद उसको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो उनका किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है? वो उनके कौशल का जो विकास हो रहा है वो श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। मतलब बहुत ही हाई लेवल का जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है उसकी बात चल रही है। एक प्रश्न का जो कठिनता का जो स्तर है वो 90 है। तो साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? मतलब इतना अगर हाई लेवल का है तो क्या करना चाहिए उसको? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में रखना चाहिए, परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, यह परीक्षा प्रश्न के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो ये क्या है, प्रश्न उसमें उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये चिल्ड्रंस के लेवल से बहुत ज़्यादा है। आपने क्वेश्चन पेपर में हमेशा ये नोटिस किया होगा कि पेपर हमेशा 3 फॉर्म में आता है। सबसे पहले होता है हाई, फिर होता है मॉडरेट और फिर होता है इजी। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे इजी वाला बच्चा होता है वो भी अटेम्प्ट कर लेता है, जो मॉडरेट लेवल का होता है वो भी कर लेता है, जो हाई लेवल का होता है वो भी कर लेता है। तो जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही सेट किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा कि इस परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसको हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। BICS की फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है जिम क्यूमिन्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए वो कौन सी युक्ति उसके लिए सर्वोत्तम रहेगी? जब भी कभी भी आप रोल प्ले करते हो तो उस चीज़ को आप खुद से करते हो तो उसकी जो समझ होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। जैसे कि ड्रामा, खेल, वाद विवाद ये नहीं है, लेकिन रोल पे अगर सपोज़ किसी को शिवाजी राव का रोल दिया गया है तो जो शिवाजी राव थे जब वो उनके रोल को प्ले करेगा तो वो चीज़ बहुत अच्छे से उसको समझेगा कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी और उनको किस तरीके से एक्ट करना है। तो ये सब किस में आता है? ये रोल प्ले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है। यह कथन सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है या सही नहीं है? ये कथन सही है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण होती है, यह कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल BICS जो हमने अभी देखा था, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल और संज्ञात्मक एकेडमिक भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है? CALP की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इन फ्यूचर आपको काम भी आ सकती है। तो ये होगी कॉग्निटिव अफेक्टिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरा शब्द है या भिन्न है, संबंधित नहीं है, विस्तार। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। चलिए दोनों की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, BICS एंड CALP।
अगर नॉर्मल भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो अब आप लिख सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रवण, गत्यात्मक या स्थानिक? इसमें ये जो चाहते हैं ये श्रव्य को चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सुनकर याद करना। जो कोई भी सामने से आपको बंदा बोल रहा है, मौखिक निर्देश दे रहा है, तभी तो आप सुन पा रहे हो। ये श्रवण वाचन के माध्यम से जो सीखने वाले होती हैं उनको किस तरीके का ही टीचिंग चाहिए होता है, वो श्रव्य वे में ही चाहिए होता है। मतलब वो सुनाओ आप उनको और वो तभी वो उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्द निर्माण, उद्यत करना, संयोजन या मिलाना? ये चारों ही इसमें आएगी। गढ़न भी आएगा, उद्घृत भी आएगा, संयोजन भी और मिलाना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो सके चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? ये क्या होता है कि जब भी आप टीचिंग करते हैं, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो एक टाइम बाद ना बच्चों में बोरियत सी हो जाती है कि ना ही तो हमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का मौका मिल रहा है, कोई चीज़ समझ में आ रही है ना आ रही। तो अगर जहाँ पर आप थोड़ा सा कम बोलते हैं या आप चुप रहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। उनके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, वो सब आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है? ये मौन विधि होती है। ये आप यहीं से ही लगा सकते हैं, क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, आंसर को ढूंढ सकते हैं। चुप रहना मतलब मौन विधि। तो ये हमारे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन उसके कर लिए थे, पैराग्राफ के कर लिए थे। तो ये जो हमारा हिंदी का पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक हम अपना CDP कर चुके हैं, EVS कर चुके हैं और ये आज हमारा हिंदी भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से दिसंबर 2022 का जो ये पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक ही बार ये सारी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कम समय में आप बिल्कुल करेक्ट आंसर को कैसे लगा सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको आपके लिए यूज़फुल हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।